बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पाठ संख्या 6 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आज हो गए दूसरी क्लास, है ना। यानी इस पाठ के ऊपर आज हमारे द्वितीय क्लास हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में कि चिट्ठियों की महत्व यानी चिट्ठी यानी पत्र के महत्व क्या है हमारे जीवन में। वे चिट्ठी का महत्व क्या था, क्या है और क्या रहेगा। तो बच्चों इससे पहले मैंने पढ़ाया था या हमें यह जानकारी हासिल हुआ था कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, संसाधन जो है, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, फैक्स हो, ईमेल हो, लेटर हो, लेकिन इससे पहले जो कम्युनिकेशन का जो साधन था वे एक ही था और वे था चिट्ठी यानी पत्र, खत, है ना। तो कह रहे हैं कि यह आधुनिक संसाधन आने के बावजूद भी जो चिट्ठी का महत्व है, चिट्ठी का जो उपयोग है वह कम नहीं हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाए, व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए या फिर किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो चिट्ठी एक अहम भूमिका निभाती है और निभाता आ रहा है और निभाता रहेगा। तो बच्चों और भी हम लोगों ने जाना था कि जो चिट्ठी है वे एक हिंदी शब्द है, यानी हिंदी में पत्र को चिट्ठी कहते हैं, है ना। और उर्दू में क्या कहते हैं? खत। और संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कडित कहा जाता है। तो बच्चों इसके बाद का हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर पृष्ठ संख्या 58 58 का फर्स्ट पैराग्राफ। सब अपना अपना किताब ले लो और साथ में पेंसिल ले लो। तो आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कहने की आज देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, यानी लोगों की कमी नहीं है कि जो अपने पुरखों की जो चिट्ठियाँ होते थे, यानी दादा परदादा, नाना नानी के पत्र जो है वे सहेज कर न रखे हो, संजो कर न रखे हो। जिस प्रकार हम लोग घर के किसी मूल्यवान कागजात को यानी या फिर अपने सर्टिफिकेट्स को, है ना, एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट होते हैं, डिग्री का जो सर्टिफिकेट होते हैं, उसको जो हम लोग जिस प्रकार अच्छे से संजो कर यानी यत्न करके रखते हैं, उसी प्रकार हम पुराने ज़माने के जो खत का सिलसिला था, हमारे नाना नानी, दादा दादी, परदादा के जो खत होते थे उसे हम विरासत के रूप में संपत्ति, विरासत यानी संपत्ति, है ना, संपत्ति के रूप में उसका देखभाल कर उसे यत्न कर रखते हैं। चाहे वह किसी प्रकार के बड़े लेखक हो या पत्रकार हो या फिर उद्यमी यानी व्यापारी, इंडस्ट्रियल, कवि हो या फिर प्रशासक हो या फिर सन्यासी या किसान हो, वे सारे अपने पत्र को संजो कर रखते थे या रखते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कह रहे कि आज जैसे हमें किसी के पास कोई संदेश देना होता है, किसी प्रकार का सूचना देना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल को हाथ में लेते हैं और नंबर डायल करते हैं। विदिन 2 और 3 सेकंड में हम लोग उससे संपर्क कर पाते हैं।
है ना, टेलीफोन कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर पाते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, है ना। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो फुल फॉर्म मैंने बताया था, और जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी में अनुवाद होता है लघु संदेश सेवा, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर अभी यानी अभी जिस जनरेशन में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं या रह रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पास टेलीफोन है, लैंडलाइन है, ईमेल है, फैक्स है, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को लंदन में जब पत्र लिखा करते थे तो वे क्या करते हैं, तब फ़ोन नहीं होता था। अगर उस ज़माने पर होता तो वे अपने बेटी को पत्र नहीं लिखते, अपने पुत्री को पत्र नहीं लिखते, बल्कि फ़ोन से ही बात करते। तो कह रहे हैं कि अगर आज जैसा फैसिलिटीज़, जो संचार या जो टेक्नोलॉजी उस वक्त होता जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वे अपने पुत्री इंदिरा गांधी जो अभी भी जीवित है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू मर चुके हैं, उनका देहावसान हो चुका है, लेकिन उनकी पुत्री जो है इंदिरा गांधी, जो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें वे पत्र नहीं लिखते, बल्कि वे क्या करते, टेलीफोन या फ़ोन से बात करते, मैसेजेस करते। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों का एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यानी चिट्ठी लिखने का जो सिलसिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही देखकर लोगों में वह प्रेरणा जागृत हुआ। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। देखो अभी यानी पत्र और जो SMS होते हैं या जो आधुनिक टेक्नोलॉजी होता है, उसमें अंतर क्या होते हैं कि पत्र को हम सहेज कर यानी यत्न करके हम उसे एक फाइल में रख लेते हैं, परंतु SMS को हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि फ़ोन में देखना अक्सर हम लोग देखते हैं कि फ़ोन का जो सेटिंग होता है उसमें क्या होता है कि 500 लिमिट या 1000 5000 इस प्रकार का एक लिमिटेड बॉक्स होता है, जिसमें उससे ज़्यादा मैसेजेस नहीं लोड होते। अगर मानो 500 लिमिट है और वहाँ अगर 500 SMS से फुल हो गया है, तो देखना जो नेक्स्ट मैसेजेस आएंगे वह वहाँ घुसेगा नहीं, यानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। वे सिर्फ एक सिग्नल दिखाएगा कि आपका मैसेज रुका हुआ है, वे घुसने का उसे जगह नहीं है, कृपया कर अपना इनबॉक्स खाली करें। तो हमें क्या करना पड़ता है, वह मूल्यवान जो संदेश होता है, जो सूचना होती है, जो SMS होते हैं, उनको हमें डिलीट करना पड़ता है, तभी दूसरा SMS आकर वहाँ जगह लेता है। लेकिन पत्र का कोई लिमिटेड जगह नहीं होता, उसे हम आराम से सहेज करके रख सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि पत्र को हम लोग आराम से, आसानी से, जितने समय तक हम उसे सहेज के यानी यत्न करके रख सकते हैं, लेकिन SMS को हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, उसे भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यानी कि आप कितने संदेशों को यानी कितने मैसेजेस को आप यत्न करके रखेंगे, उन्हें सहेज करके रखेंगे। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। कहने कि तमाम महान हस्तियां जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, और भी बहुत सारे जो हैं, वे अपने पत्रों को एक यादगार धरोहर के रूप में सहेज कर रखते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। कहने की सबसे ज़्यादा पत्र अगर किसी ने लिखा है तो वह है महात्मा गांधी, या जिसको सबसे ज़्यादा पत्र देश विदेश से मिलता रहा था, वे थे महात्मा गांधी। उसको हम उच्च श्रेणी में, दुनिया की श्रेणी में, यानी जो एक होता है कि जो रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसको कहते हैं रिकॉर्ड, कि अगर रिकॉर्ड की श्रेणी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पत्र महात्मा गांधी को ही लिखा गया है और उन्होंने पत्र लिखा है। दुनिया के तमाम संग्रहालय
जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। कहने की दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी लाइब्रेरी को कहते हैं पुस्तकालय या फिर संग्रहालय यानी जहाँ पर पुस्तकों का पुराने पुस्तकों का पुराने चिट्ठियों का वहाँ पर संग्रह यानी एकत्रित करके रखा जाता है, उसे कहते हैं संग्रहालय। संग्रह यानी एकत्रित करना, इकट्ठा करना, और आलय यानी घर, यानी जिस घर में वे पुराने कागजात, पुराने लेटर्स, पुराने पत्र, पुराने बुक जहाँ पर संग्रह यानी एकत्रित करके यत्न करके रखा जाता है, उसे ही कहा जाता है संग्रहालय। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। कहने की जब पुराने ज़माने में यानी आज़ादी से पहले जब भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तब अंग्रेज़ों ने जो अपने परिवारों को यानी इंग्लैंड में जब उन्होंने संपर्क हेतु जो पत्र लिखा करते थे, वे पत्र भी आज एक पुस्तक बन गए हैं यानी एक बुक बन गए हैं। पहला पत्र, दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र, वैसे कर करके वे एक मोटा किताब बन चुका है, मोटी किताब के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। कह रहे हैं कि उस पुस्तकों से हमें आसानी से समझ आ सकता है कि वह चिट्ठी का जो संग्राम था या भारत देश में भारत को आज़ादी कैसे मिली थी, कैसे वे अंग्रेज़ों के शासन में रहते हुए एक दूसरे से संपर्क, अपने विचार को, अपने प्लानिंग को वे कैसे आगे बढ़ाते थे, किस प्रकार लोगों को सूचित करते थे, वे हमें आसानी से पता चल जाता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते हैं और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। कहने की महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के पत्र यानी पूरे संसार से, पूरे भारतवर्ष से महात्मा गांधी को पत्र लिखा जाता था। और महात्मा गांधी का जो एड्रेस होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसके नाम पर, यानी जैसे हम लोग फ्रॉम यानी कौन भेज रहा है, यानी मैं भेज रहा हूँ तो अपना पत्र, उसके बाद होता है टू यानी किसके पास तुम्हें भेजना है उसका नाम। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जिसको हम लोग पत्र भेजते हैं उसका नाम लिखते हैं। मानो रमेश, मुझे अगर पत्र लिख रहे हो तो रमेश चौहान, या यानी मेरे नाम से तुम लोग पत्र भेज रहे हो, यहाँ तुम्हारा नाम होगा कि कौन भेज रहा है पता चलने के लिए, तो तुम्हारा नाम, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ अमुक ने मुझे पत्र लिखा है। और तुम किसे भेज रहे हो, यानी मुझे, यानी मेरा नाम। फिर यहाँ पर एड्रेस रहता है ना, जैसे कि मेरा एड्रेस है सिलचर मेडिकल कॉलेज, है ना, डिस्ट्रिक्ट कछार, स्टेट आसाम। पिन नंबर देते हैं 788010, यह पिन नंबर हम लोग देते हैं। यानी जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसमें एड्रेस बहुत बड़ी उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है कि अगर इसका नाम, अगर जिसको तुम भेज रहे हो, मेरा नाम अगर यहाँ पर गलत भी है, सॉरी नाम नहीं, अगर तुम्हारा एड्रेस अगर गलत भी है तो यह जो पिन नंबर होता है ना, पिन नंबर जो होता है, जैसे कि मेरा पिन कोड है 788010, हर इलाके का, हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है। यह नहीं कि सभी इलाकों का समान ही होते हैं, हर जगह का अलग अलग पिन कोड होते हैं। तो वे अगर एड्रेस, मेरा एड्रेस तुम लोगों ने गलत भी लिख दिया हो तो वे इस पिन कोड के जरिए वह वहाँ पहुँच जाएगी। वह एड्रेस से नहीं पहुँचता, बल्कि पहुँचता किससे है, वे पिन कोड से पहुँचते हैं, है ना। तो और एक ज़रूरी बात कि अक्सर किसी जॉब हो, किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, तो उसमें पूछा जाता है
कि पिन कोड कितने अंक के होते हैं, है ना। पिन कोड यानी पिन कोड जो होता है वे कितने अंक के होते हैं, यानी कितने नंबर्स का होते हैं। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि हमारे पिन कोड जो है वे 6 संख्या के होते हैं, कुल मिलाकर 6 संख्या का होता है, यानी 6 डिजिट का पिन कोड होता है। 6 से 7 नहीं होता और ना ही 5 होता है, बल्कि वे 6 होते हैं। कहीं भी इंडिया के कहीं भी चले जाओ पिन कोड 6 ही होते हैं, 7 नहीं होते और ना ही 5 होते हैं। तो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को जब कोई अगर पत्र लिखता तो उसके नाम फुल एड्रेस यहाँ पर देना नहीं पड़ता था। क्यों, वे अभी हम लोग जानेंगे। कि जैसे कि तुम लोगों ने मुझे पत्र लिखा तो मेरा एड्रेस पूरा तुम लोग लिखते हो, क्योंकि रमेश चौहान तो और भी बहुत सारे हैं, है ना। रमेश चौहान सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि और भी बहुत सारे रमेश चौहान हो सकते हैं। लेकिन जब दुनिया के बहुत सारे लोग जब महात्मा गांधी को पत्र लिखते थे तो वे सिर्फ क्या लिखते थे, टू महात्मा गांधी क्या, देखो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया, महात्मा गांधी लिखा होता था, यहाँ पर इंडिया लिखे होते थे, क्योंकि इंडिया में महात्मा गांधी एक ही थे, है ना, और उन्हें सभी लोग पहचानते थे। इसलिए उनके नाम पर यानी दुनिया के जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, वे महात्मा गांधी को जब पत्र लिखते तो वे सिर्फ लिखते महात्मा गांधी इंडिया। उनका एड्रेस क्या होता था, इंडिया, यानी उनका कोई वास्तविक स्थल नहीं होता था। वे कहीं पर भी चले जाते, कहीं पर भी रह लेते, इसलिए उसके सिर्फ महात्मा गांधी नाम और इंडिया यानी भारत लिखे जाते थे, और उनके पास पहुंच भी जाया करता था। कोई भी ऐसा पत्र नहीं था जो उनके पास न पहुंचा हो, या उनका जो एड्रेस है या उनका जो ठिकाना है वह किसी को न मिला हो। तो लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। वे इस भारतवर्ष के कहीं भी रहते, उनको वहां वह पत्र पहुंच जाया करता था आसानी से। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहने कि सिर्फ महात्मा गांधी को ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे जो महान हस्तियां हैं, है ना, दिग्गज हस्तियों, दिग्गज यानी जिनका कोई तुलना, यानी जिनके समान किसी का चर्चा ना हो, उन व्यक्तियों के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके सिर्फ नाम होते थे और नीचे इंडिया लिखा होता था। जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनके नीचे नाम होता था इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नीचे लिखा था क्या होता था, इंडिया, यानी वहाँ पहुँच जाया करता था, क्योंकि वे एक जगह पर रहते नहीं थे, क्योंकि वे आज़ादी के लिए कहीं यहाँ कभी वहाँ कभी फॉरेन कंट्री, वे इधर उधर घूमते रहते थे। कह रहे हैं कि गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, बड़ी संख्या में, अनगिनत पत्र जिनका काउंट करना बहुत ही मुश्किल था। इतने पत्र उनके पास आते थे और वे पत्रों का जवाब भी देने में कोई उसका जोर नहीं था। जोर यानी उसका तुलना, उनका कंपेयर किसी और के साथ हम नहीं कर सकते। यानी जब पत्र मिलना भी और पत्र देना भी, यानी पत्र उनके पास आना और जवाब के रूप में पत्र लिखना भी उनके जोर में कोई नहीं आता था, यानी उनके समान में कोई नहीं आता था पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। तो वे एक भी पत्र ऐसा नहीं जाता कि वे उनका जवाब न लिखे। यानी कोई अगर महात्मा गांधी को पत्र लिखता, किसी सवाल पूछता, तो वे ऐसा भी एक पत्र नहीं छोड़ते जिसका वह जवाब न लिखते या नहीं देते। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी कि कहा जाता है कि जब भी महात्मा गांधी को वे पत्र मिलता, यानी सुबह हो, दोपहर को हो,
शाम को हो या रात को, कभी भी उन्हें जब पत्र मिलता, किसी का लिखा हुआ पत्र, वे तुरंत उस पत्र का जवाब लिख डालते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यानी कि वे ज़्यादातर, यानी 100 अगर पत्र आते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग एक कल्पना कर लेते हैं कि उनके पास कि 100 पत्र आते, तो उनमें से वे ज़्यादातर 90-95 पत्र का वे जवाब खुद स्वयं लिखते, है ना। कोई होता है बड़े हस्तियाँ, जैसे कि हम लोगों को बहुत बड़े बड़े हस्तियों का नाम पता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना, जिनको पत्र लिखा जाता है। तो वे नरेंद्र मोदी अवश्य पढ़ते हैं, लेकिन उनका जवाब में उनका जो पीए होते हैं वे लिखा करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो एक महान आंदोलनकारी सेनानी थे, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को गुलामी के चंगुल से आज़ादी दिलाया था, उन्होंने स्वयं सभी पत्रों का जवाब देते थे। कुछ ऐसे पत्र होते थे जिनका जवाब किसी और से लिखवा देते थे, लेकिन ज़्यादातर वे अपने हाथों से ही उन पत्रों का जवाब लिखा करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी कि जैसे हम लोग कभी नोट्स वगैरह लिखते हैं या कोई किसी प्रकार का लेटर या कहानी वगैरह लिखते हैं, तो हमें क्या करते हैं, लिखते लिखते हमारा हाथ दर्द हो जाते हैं। यानी हमारा जब राइट हैंड लिखते लिखते दर्द हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, है ना, आराम करते हैं, आराम से उंगली वगैरह फुटाते हैं, मालिश करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लिखते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनमें एक क्वालिटी था कि वे दोनों हाथों से लिख सकते थे। यानी अगर उनका राइट हैंड लिखते लिखते दर्द हो जाते, तो वे लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते, है ना। हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो, लेकिन हमारी हैंडराइटिंग कोई समझ नहीं पाएगा लेफ्ट हैंड से लिखा हुआ, क्योंकि हम लेफ्ट हैंडी नहीं है, क्योंकि हम राइट हैंडी हैं। तो इसलिए कह रहे कि जब महात्मा गांधी का राइट हैंड दर्द हो जाते, तो वे लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी कि महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि और भी जो बड़े बड़े महान सेनानी थे, उनका भी तमाम नाम के पत्र भी गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यानी कि जैसे कि मानो मैं या आप लोग जब किसी बड़े हस्ती को पत्र लिखते हो, मानो आप नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए तो अभी इस पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम बहुत चर्चित है। अभी महान व्यक्तियों में अगर कहा जाए तो वे एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम तो एक टीचर है, आप लोग एक बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखते हो, और बदले में जब नरेंद्र मोदी जी आपको पत्र लिखते हैं, तो आप कितने प्रफुल्लित हो जाएंगे। यानी खुशी से आपको गर्व होगा कि वाह, आप नाचते झूमते हुए आप अपने दोस्तों को दिखाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे, आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी को दिखाएंगे कि देखो मेरे नाम पत्र आया है। किसका आया है? नरेंद्र मोदी जी का पत्र आया है। वे एक क्या होते हैं? प्रशस्ति पत्र, यानी प्रशंसा पत्र। प्रशस्ति पत्र जिसका मीनिंग है प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। इसको तुम किताब में लिख लो ताकि फ्यूचर में काम आ सकेगा समझने में। तो कह रहे कि जब इन प्रासंगिक जो या महान व्यक्ति थे उनके पत्र किसी को मिल जाता तो वे क्या करते हैं? खुशी के मारे उस पत्र को फ्रेम यानी किसी फोटो फ्रेम जो होते हैं ना, फोटो फ्रेम में वे उसमें बंधा कर रख देते, उसे फ्रेमित करके फ्रेम में डालकर उसे रख देते कि यह मेरा निशानी है कि अमुक जैसे महान हस्ती ने मुझे पत्र लिखा है ना, और लोगों को दिखाया करते।
यह है पत्र का जादू। लेखक कह रहे हैं कि यह है पत्र का जादू, कि पत्र मिलने पर लोगों को कितनी प्रसन्नता, कितनी उल्लास, कितना गर्व महसूस होता है, वे इसके माध्यम से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार किसी पत्र का वे फ्रेम में बंधोकर या किसी किताब में संजोकर वे रखते हैं। तो कहते हैं कि यह है पत्र का जादू, करिश्मा। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी कि सिर्फ यही नहीं, यानी पत्र को सिर्फ किताबों में या फ्रेम में बंधाकर या रख कर नहीं रखा गया है, बल्कि उनके ऊपर कितने सारे किताबें भी लिखे जा चुके हैं कि अमुक ने यह पत्र लिखा तो उसके जवाब में वे पत्र कैसा था, यह सारी चीज़ उसमें लिखे जा चुके हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है ना। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कहने की वास्तव में अगर रियल में देखा जाए तो यह पत्र किसी दस्तावेज यानी प्रमाण संबंधी कागजात, यानी किसी को प्रमाण स्वरूप हम रखते हैं, हाँ यह हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है किसी प्रमाण के रूप में, या प्रमाण पत्र। यानी जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं ना। लेमिनेशन यानी एक पॉलिथीन का पेपर होता है जिससे हम लोग उसे लेमिनेट कर देते हैं ताकि वे पुराने ना हो या वे फटे नहीं, वे उसमें पानी भी लगने पर वे खराब ना हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दस्तावेज के रूप में रख देते हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहने की वास्तव में जितने सारे पत्र हैं, जो महान हस्तियों का पत्र हैं, वे पत्र किताबों में संकलित किया गया है, उसे फ्रेमित करके अपने घर पर लटका दिए गए हैं। कुछ लोग उसे लेमिनेशन कर अपने जमीन के कागजात, अपने संपत्ति, जमीन का कागज है ना, संपत्ति के कागजात के रूप में वे क्या करते हैं, जतन कर देते हैं, है ना। तो बच्चों आगे का जो है वो मैं आगे के क्लास में समझाऊंगा। अभी इतना ही, धन्यवाद।